नमस्कार, डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे क्यों जयपुर में मूर्ति तोड़ने पर हो रहा है हंगामा। बात करेंगे 1 अप्रैल से देश में होने वाले कुछ बदलावों की। जानेंगे भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार को क्या क्या मदद भेजी। नजर डालेंगे झारखंड के सीएम और उद्योगपति गौतम अडानी की मुलाकात पर। बात करेंगे कि आखिर ढाका छोड़कर क्यों जा रहे लाखों बांग्लादेशी। और बुलेटिन के आखिर में रुख करेंगे दिल्ली की जेलों पर, जहां हद से ज्यादा खराब हैं हालात। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। आईपीएल सट्टेबाजी में बड़ा खुलासा, रेलवे पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोहों का किया भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। यूपी वाराणसी में नवरात्रि में बंद रहेगी मीट और मछली की दुकानें, नगर निगम का सख्त आदेश। तो वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में हीरो कंपनी की बिल्डिंग में भीषण आग, 7 कर्मचारी घायल, 1 लापता। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 16 नक्सली ढेर, 2 जवान घायल। पटना में बैक टू बैक मीटिंग, गोपालगंज में जनसभा। चुनाव से पहले अमित शाह आज से 2 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे बिहार। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में शराब ठेकों के आवंटन में घोटाला, फर्जी बैंक गारंटी से बांट दिए शराब के ठेके। पंजाब के बिनेबाल गांव में लंगर का खाना खाने से 17 लोग हुए बीमार, 10 बच्चे भी शामिल, सभी को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत। मुंबई हमलों के दौरान अपनी जान की बाजी लगाकर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने वाले शहीद तुकाराम ओंबले का बनेगा स्मारक, महाराष्ट्र सरकार ने लिया फैसला। आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से मिली 3 महीने की अंतरिम जमानत, मेडिकल के आधार पर मिली राहत। गाजियाबाद में हुआ बड़ा हादसा, भोजपुर की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटा, 3 मजदूरों की गई जान। पश्चिम बंगाल के मालदा में हिंसा, इंटरनेट बंद, उपद्रवियों ने दुकानें गाड़ियां तोड़ी, तो वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर 3 नए केस दर्ज, मुंबई पुलिस 2 बार कर चुकी है समन जारी, मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दी। वही ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। जयपुर के सांगानेर क्षेत्र के प्रताप नगर सेक्टर 3 में वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना सामने आई है। इससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके नतीजे में उन्होंने जयपुर टोंक रोड पर जाम लगाया, बाजार बंद करवाए और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। हालात को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस घटना की निंदा करते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नर से दोषियों को शीघ्र पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसी हरकत करना जन आस्था के साथ खिलवाड़ है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने मार्च 2023 में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य समाज की स्थिति का जायजा लेना और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सुझाव देना है। बता दें, प्रशासन ने लोगों को आश्वासन दिया है कि दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और उपद्रवियों को पकड़ने के लिए तेजी से कार्यवाही कर रही है। हालांकि अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे मकसद क्या था। वर्तमान में जयपुर की घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। मार्च महीना खत्म होने वाला है और नए टैक्स ईयर की शुरुआत होने जा रही है। हर महीने की तरह 1 अप्रैल 2025 भी कई बड़े बदलावों के साथ शुरू होने वाला है। इन बदलावों का असर आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर आपके बैंक खाते तक पर पड़ने वाला है। वहीं अगर आप एसबीआई समेत अन्य बैंक के क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं तो इससे जुड़े नियमों में भी चेंज होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले इन बड़े बदलावों के बारे में।
एलपीजी की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं और 1 अप्रैल 2025 को भी इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ती घटती देखने को मिली है, तो वहीं लंबे समय से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें यथावत बनी हुई है। ऐसे में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ लोगों को 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत भरे बदलाव की उम्मीद है। 1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव हो रहा है, जो इन पर मिलने वाले रिवॉर्ड से लेकर अन्य सुविधाओं पर असर डालेंगे। एक और जहां एसबीआई अपने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर स्विगी रिवॉर्ड को 5 गुना से घटाकर आधा कर देगा, तो एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट्स को 30 से घटाकर 10 कर दिया गया। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक क्लब विस्तारा माइलस्टोन के फायदे भी बंद करने वाला है। अप्रैल महीने की पहली तारीख से भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत अन्य कई बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित करने जा रही है। बैंक द्वारा खाता धारक के मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज आधार पर नई लिमिट तय होगी और न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने की स्थिति में फाइन लगाया जा सकता है। 1 अप्रैल से अगला बदलाव यूपीआई से जुड़ा हुआ है और जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं है, बैंक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। अगर आपका फोन नंबर यूपीआई ऐप से जुड़ा है और आपने भी लंबे समय से इसका इस्तेमाल ही नहीं किया, तो इसकी सेवाएं बंद की जा सकती हैं। भूकंप ने 5 देशों को हिलाकर रख दिया है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप ने तबाही मचाई है। बांग्लादेश और चीन के भी कुछ हिस्सों में भूकंप ने अपना तबाही का जो मंजर दिखाया है वो बेहद खौफनाक है। भारत के मेघालय में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बीच भारत सरकार अलर्ट हो गई है और भूकंप प्रभावित देशों में मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रही है। शनिवार सुबह सुबह भारत के वायुसेना स्टेशन हिंडन से ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई है। जी हाँ, ये राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के विमान C-130J से म्यांमार पहुंची है। इसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, हाइजीन किट्स, सोलर लैंप, जनरेटर सेट, जरूरी दवाएं भी शामिल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए म्यांमार में भूकंप प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। भारत भीषण भूकंप से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य कर रहा है। 15 टन राहत सामग्री की हमारी पहली खेप यांगून में पहुंच गई है। म्यांमार थाईलैंड में 200 साल का सबसे घातक ये भूकंप माना जा रहा है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई है। सैकड़ों लोग मलबे में दब गए हैं। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान गई है और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर ये भूकंप कितना खतरनाक था। भूकंप से म्यांमार में सबसे ज्यादा तबाही हुई है और अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने आशंका जताई है कि मरने वाले लोगों का आंकड़ा 10,000 को भी पार कर सकता है। बैंकॉक में इमारत गिरने से 80 लोग लापता हो गए हैं, 3 की जान चली गई है। देश के जाने माने उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के दफ्तर की तरफ से इसको लेकर जानकारी दी गई है। गौतम अडानी शुक्रवार की शाम को रांची में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी और सीएम हेमंत सोरेन के साथ सीएमओ में ये औपचारिक मुलाकात हुई। सीएमओ के बयान में कहा गया है कि ये दोनों की मुलाकात के दौरान झारखंड में निवेश से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई। पिछले साल नवंबर में झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद गौतम अडानी की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ये पहली मुलाकात थी। अडानी ग्रुप ने पड़ोसी देश बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति के लिए गोड्डा में 16,000 मेगावाट का बिजली प्लांट स्थापित किया है। बता दें कि अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर देश की सबसे बड़ी निजी थर्मल पावर उत्पादक कंपनी है। इसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता 15,250 मेगावाट है। कंपनी के थर्मल पावर प्लांट्स गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में है। इसके अलावा कंपनी के पास गुजरात में 40 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट भी है। वहीं कुल मिलाकर गौतम अडानी के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में झारखंड में भी निवेश किया जाएगा।
बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जहां मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार देश को स्थिर करने में जुटी है, देश की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चीफ एडवाइजर यूनुस लगातार एक्टिव है। यूनुस चीन समेत दुनिया के कई देशों से व्यवस्था ठीक करने के लिए मदद मांग रहे हैं। इधर शुक्रवार को राजधानी ढाका से अचानक लाखों लोग अपने गाँव की तरफ निकलने लगे। बड़ी तादाद में लोग इस पलायन से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार सख्ते में आ गई है। बता दें कि पलायन को देखते हुए आनन फानन में बड़े अधिकारी एक्टिव हो गए। बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक यूनुस सरकार ने ईद पर 9 दिन की छुट्टी देने की घोषणा कर दी है, जिसके कारण लोग अपने अपने गांव की तरफ निकल गए हैं। लोग घर जाने के लिए ट्रेन के छत पर भी बैठ रहे हैं। ढाका में लोगों की भारी भीड़ ने पूरे प्रशासन तंत्र को फेल कर दिया है। बांग्लादेश में ईद को लेकर 6 अप्रैल तक की छुट्टी है। पहली बार बांग्लादेश में ईद के मौके पर इतने दिनों की छुट्टी कर्मचारियों को दी गई है। छुट्टी की वजह से लोग ढाका छोड़कर अपने घर की तरफ निकल गए हैं। कहा जा रहा है कि प्रशासन को ढाका छोड़कर लोगों के घर जाने की उम्मीद तो थी, लेकिन एक साथ इतने लोग निकल जाएंगे ये सरकार के आला अधिकारियों ने भी नहीं सोचा था। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक ढाका में करीब 4 करोड़ लोग रहते हैं। इनमें रोहिंग्या शरणार्थियों का आंकड़ा भी शामिल है। बांग्लादेश में करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। ढाका से लाखों लोगों के पलायन ने बांग्लादेश की राजधानी पर डेंगू का संकट बढ़ा दिया है। लोगों के घर चले जाने से पानी जमा होगा और गंदगी की वजह से यहाँ डेंगू के मच्छर फैल सकते हैं। रिपोर्ट में जानकारों के हवाले से कहा गया है कि अगर सरकार तुरंत सतर्कता नहीं बरतती है तो आने वाले दिनों में ढाका के लिए आसान नहीं रहने वाले हैं। 2024 में ढाका में 575 लोगों की मौत डेंगू की वजह से हो गई थी। दिल्ली की जेलों में ओवर क्राउडिंग एक गंभीर समस्या बन चुकी है। वर्तमान में राजधानी की 16 जेलों में 10,000 कैदियों की क्षमता के मुकाबले करीब 19,000 कैदी बंद है। ये स्थिति तब है जब वर्ष 2023 में 1,000 से अधिक अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा किया गया था। दिल्ली सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान जेलों की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है, जिसमें तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेलों में कैदियों की संख्या चिंताजनक रूप से अधिक पाई गई है। कुछ जेलों में तो क्षमता से 5 गुना अधिक कैदी रखे गए हैं। तिहाड़ की जेल नंबर 1 की स्थिति सबसे खराब है। इस जेल की क्षमता केवल 565 कैदियों की है, लेकिन मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार यहां 2,436 कैदी बंद है। इसी तरह तिहाड़ की जेल नंबर 4 में 740 कैदियों की जगह है, लेकिन यहां पर 3,244 कैदी रखे गए हैं। मंडोली जेल के कुछ परिसरों में कैदियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। उदाहरण के लिए जेल नंबर 15, जिसमें सिर्फ उच्च सुरक्षा वाले कैदी रखने की जगह है, लेकिन यहाँ की क्षमता 248 कैदियों की है, लेकिन वहाँ केवल 108 कैदी बंद है। इसी तरह जेल नंबर 14 और 16 में भी क्षमता से कम कैदी हैं। दिल्ली की जेलों में अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या सजा याफ्ता कैदियों से लगभग 8 गुना ज्यादा है। 2024 के आखिर तक जहां 17,118 अंडर ट्रायल कैदी थे, वहीं सिर्फ 2,235 सजा याफ्ता कैदी मौजूद थे। पिछले 5 सालों में संख्या लगातार बढ़ रही है। कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जेल प्रशासन ने सुरक्षा के उपाय भी बढ़ा दिए हैं। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए जुड़े रहिए DVN TV खबरों के साथ।